आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, भारत के राष्ट्रगान को अपनाना और सामान्य कानूनों का अधिनियमन। तो इनमें कौन सा कथन, कितने कार्य जो हैं वो भारत की संविधान सभा के द्वारा किए गए थे? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सभी तीन। संविधान निर्माण के अलावा भी संविधान सभा ने कई कार्य किए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया और ये संविधान सभा का अंतिम कार्य था। इससे पहले मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था उसको भी संविधान सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। संविधान सभा को संपूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संविधान बना सकती थी और इस अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने और बदलने का अधिकार प्रदान किया गया। संविधान सभा एक विधायी निकाय भी बनी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। पहला, आजाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करना और देश के लिए सामान्य कानूनों को अधिनियमित करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाता था। ठीक है। और इस प्रकार संविधान सभा आजाद भारत की पहली संसद भी बनी। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ जिसकी निर्धारित संख्या 389 थी, लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 299 रह गई। इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बैलाडीला, कुंद्रेमुख और मयूरभंज के बीच क्या समानता है? ये सोने के खनन स्थल हैं, बॉक्साइट के भंडार स्थल हैं, लौह अयस्क भंडार के स्थल हैं या फिर प्राकृतिक गैस भंडार के स्थल हैं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ये लौह अयस्क भंडार के स्थल है। लौह अयस्क जो है मुख्य रूप से मैग्नेटाइट, ठीक है, और हेमेटाइट नामक लौह ऑक्साइड से बना होता है। लौह अयस्क को रिडक्टेंट या अपाचायक के साथ गर्म करने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लौह धातु प्राप्त होती है। सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है लगभग 7% है और भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है।
इसीलिए इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनों की परिकल्पना भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में की गई? पहला है गिरफ्तारी के विरोध से संरक्षण, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दो कथन जो हैं वो सही। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और अन्य बलात्संग के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 में किसी भी कारखाने, खान अथवा परिसंकट गतिविधियां जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। इसीलिए इसका दूसरा और तीसरा सही है। पहला कथन जो है गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण, ये गलत है। गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है और इसे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल किया गया है जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किए गए। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख है। पहला समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। दूसरे स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। 29 और 30 जो है वो संस्कृति और सभ्यता से संबंधित मूल अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 जो है वो संपत्ति का मूल अधिकार है, सॉरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार की डिटेल दी गई जिन्हें मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत ही न्यायपालिका जो है, सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों को लागू कराने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्हाइट गुड्स के उदाहरण हैं? वॉशिंग मशीन, शराब, एयर कंडीशनर या लग्जरी कार। कूट के आधार पर चुनना है 1 और 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3, पहला और तीसरा। वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जो है ये व्हाइट गुड्स। भारी और उपभोक्ताओं के टिकाऊ वस्तुओं या फिर कहें बड़े घरेलू उपकरणों को व्हाइट गुड्स कहा जाता था। ये वस्तुएं परंपरागत रूप में केवल सफेद रंग की होती थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि। कुछ अनेक वस्तुएं, कुछ और भी वस्तुएं होती हैं जैसे कि वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी विशिष्टता के कारण इनकी कीमतों में मांग बढ़ जाती है। मतलब जैसे कारें, कुछ सामान्य कारें हैं, कुछ लग्जरी कारें हैं। लग्जरी कारों की कीमत सामान्य कारों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि लग्जरी कारों के कुछ विशिष्ट गुण। इसके अलावा आता है गिफ्ट गुड्स। इन वस्तुओं को विकल्प ना होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ते ही इनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे गेहूं का अगर कोई अन्य विकल्प नहीं है तो जैसे इनकी कीमतें बढ़ती हैं इनकी मांग में स्वतः वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद से सिन गुड्स उन वस्तुओं को कहा जाता है जो वस्तुएं समाज के लिए हानिकारक होती हैं, उन्हें सिन गुड्स कहते हैं, जैसे कि शराब। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर। ये दोनों टिकाऊ हैं और कह सकते हैं कि भारी होती हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को सौंपा जा सकता है और भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति के तहत किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। इसीलिए 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर ही बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया था। इसलिए पहला कथन जो है ठीक है सही है, ठीक है, लेकिन नहीं पूछ रहा है इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि भारत तथा अन्य देश के बीच सीमा का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद का समाधान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। अगर किसी दो देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद होता है तो विवाद को सुलझाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भारत का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जा रहा है, बस केवल सीमा निर्धारित की जा रही है। इसलिए दूसरा कथन सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए दोनों कथन जो हैं सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध की रिट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध उपलब्ध है। अधिकार प्रत्याशा की रिट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। तो इनमें कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, केवल एक कथन इसमें सही है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी व्यक्ति दोनों को जारी की जा सकती है। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है इसे हाइबियस कॉर्पस भी कहते हैं, और इस रिट को तब जारी नहीं किया जा सकता है जब हिरासत जो है वो कानून सम्मत हो। कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत हुई हो और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही नहीं। प्रतिषेध संबंधी रिट जो है न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगर बात करें अधिकार प्रत्याशा की, अधिकार प्रत्याशा की रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है। जरूरी नहीं कि इसकी मांग पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही की जाए। इस रिट को विशेष सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्री पद या निजी पद के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए तीसरा कथन जो है सही है। अगर हम परमादेश रिट की बात करें तो परमादेश रिट को जारी नहीं किया जा सकता। उन व्यक्तियों, उन संस्थाओं
किसी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभागीय अनुदेश को लागू करने के जिन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, अनिवार्य हो, तब परमादेश जारी नहीं हो सकती। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता और न्यायिक क्षमता में कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होती। उत्प्रेषण जो है, जैसा कि जानते हैं कि प्रतिषेध रिट भी न्यायिक अधिकरणों के जारी होती है, उत्प्रेषण भी न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी हो सकती है, लेकिन उत्प्रेषण को प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया सकता। लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण को व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है और प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकल नागरिकता, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका और संविधान की कठोरता। इनमें से कितने भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चारों? तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है बी ऑप्शन। केवल दो कथन इसके जो हैं वो सही, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था वाला संविधान है। भारत का संविधान एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय शासन प्रणाली को स्थापित करता है, जिसमें दोहरी शासन प्रणाली है। संविधान में संघ और राज्यों को अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग अलग संप्रभुता शक्तियां प्रदान की गई हैं। लिखित संविधान है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करने वाला सर्वोच्च कानून है। इसलिए जो दूसरा जो है वो संघीय विशेषता को दर्शाता है। शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र और राज्यों के अलग अलग कार्यों और क्षेत्रों के विभाजन के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कठोर संविधान। संघीय ढांचों के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए विकल्प जो चौथा है, संविधान की कठोरता, ये एक संघीय विशेषता है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा जो है सही है। द्विसदनीय विधायिका जो है ये भी संघीय व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसमें राज्यसभा जो है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के द्वारा संतुलित होता है। अगर एकात्मक विशेषताओं की बात करें तो एकात्मक विशेषताओं में सशक्त केंद्र, संघ सूची में राज्य सूची से ज्यादा विशेषता मिल गए हैं और समवर्ती सूची में भी केंद्र को वरीयता दी गई है और अवशिष्ट सूची पर पूर्णतया केंद्र सरकार का अधिकार है। राज्य अविनाशी नहीं है। संसद जो है एक तरफा कार्यवाही द्वारा राज्यों की सीमाओं और नामों को परिवर्तित कर सकती है। एकल संविधान है। भारत का संविधान, भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं राज्यों का भी है और राज्य और केंद्र दोनों को इसी ढांचे का पालन करना अनिवार्य है। संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह अमेरिका के सीनेट के समान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर 31 राज्यसभा के सदस्य हैं तो मध्य प्रदेश के भी 31 ही होंगे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में 11 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं, जनसंख्या के आधार पर। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। ये इसकी एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता।
जैसे कुछ संघीय व्यवस्था वाले देश जिनके पास दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे अमेरिका, वहाँ अमेरिका की नागरिकता लोगों को मिलती है, और साथ में अमेरिका के राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इनकी भी नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता मिलती है, वो है भारतीय। एकीकृत न्यायपालिका, भारत में इकहरी न्यायिक प्रणाली है जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होती है। इसके विपरीत अमेरिका में संघीय और राज्यों में अलग अलग न्यायिक प्रणाली कार्य करती है। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका जो है एकात्मक लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में केंद्र और राज्यों की अलग अलग सेवाएं हैं। इसके विपरीत अखिल भारतीय सेवाओं में संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, इससे एकात्मक लक्षण बनता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।